हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। और हमारा वन टॉपिक पेज की पॉलिटी की लेक्चर सीरीज है। आज से हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक्स देखते हैं। यहाँ पे लक्ष्मीकांत के हिसाब से पॉलिटी नहीं चलेगी, लेकिन जो टॉपिक न्यूज में रहे हैं, करंट अफेयर्स में के थ्रू न्यूज में रहे हैं, जो टॉपिक्स आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम मेजरली फोकस करेंगे। आपका यूसीसी हो गया, बट ऑब्वियस है हर महीने न्यूज में रहता है। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल, क्यों, ये हम जानेंगे कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन एक्ट ऑफ 2023 और रिसेंटली इसी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इतना पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी देखेंगे। सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST अगेन इन द न्यूज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिजर्वेशन, राइट टू प्राइवेसी, सेक्शन 377 एंड ट्रांसजेंडर इश्यूज एंड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूसीसी। क्या है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो सबसे पहले अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 44 डीपीएसपी में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन फ्रॉम द डे वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब से इंप्लीमेंट हुआ था, ये प्रोविजन दे दिया था कि जो स्टेट है यूसीसी लाने के लिए इंप्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, अब यूसीसी है क्या? इट इज अ वन सेट ऑफ लॉ। ठीक है, इस वक्त इंडिया में क्या है, हिंदूज के लिए अलग सेट ऑफ लॉज है, पर्सनल लॉज यानी कि मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, इनके लिए अलग लॉज है। ठीक है, तो अभी यूसीसी क्या कहता है कि भाई हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक सेट ऑफ लॉ होना चाहिए जो सारे जितने भी रिलीजन है, पर्सनल लॉज है, हिंदूज हैं, जो भी हैं, सबको एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर कवर होगा। अब यहाँ पे अलग अलग मिथ्स थे, तो हम उन मिथ्स को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो एक सेट ऑफ लॉ है जो पर्सनल मैटर्स को कवर कर रहा है, उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही है? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। इन इंपॉर्टेंट पर्सनल लॉज पे एक ही लॉ रहेगा जिसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 44 जो है स्टेट्स को डायरेक्ट करता है टू सिक्योर यूसीसी थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, अब मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, यानी कि इस पे जो है सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ पार्लियामेंट ने खुद ने ना लॉ बना के स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ा हुआ है, और काफी सारे स्टेट्स ने इस पे, यानी कि बहुत सारे भी नहीं है, 4-5 ही है, यूसीसी लेकर आया है। सारे चीज का मेन मुद्दा ये है, एक तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और दूसरा कि भाई बाकी सारे लॉज एक जैसे हैं, सब में हमने इक्वालिटी लेकर आए हैं कि भाई सब जो है क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, सब उसके हिसाब से चलेंगे। सो व्हाई नॉट दिस? ठीक है, स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से 4-5 स्टेट्स है जिन्होंने यूसीसी इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहले आपका उत्तराखंड जनवरी 2025 में फर्स्ट स्टेट बनता है टू इंप्लीमेंट इट्स ओन यूसीसी। ठीक है, इन्होंने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस का मैंडेट लेके आए हैं, डिवोर्सेस और लिव इन रिलेशनशिप्स पे इन्होंने मैंडेट लेके आया है। ठीक है, इक्वल इनहेरिटेंस राइट फॉर वुमेन। अब आप बोलोगे ये तो है, वो हिंदू लॉ में है। हिंदू लॉ कहता है कि इनहेरिटेंस में, हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि महिलाओं को पूरा राइट मिलेगा, यानी कि 50-50% ऑफ। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि बाकी सारे पर्सनल लॉज भी उस चीज को फॉलो करते हैं। तो यूसीसी कहता है कि यहाँ पे उत्तराखंड का यूसीसी कहता है कि सारी महिलाओं के लिए इनहेरिटेंस में इक्वल राइट होगा। पॉलीगैमी को बैन करता है। ठीक है, फर्दर अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट में ये जो लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर आई है उत्तराखंड गवर्नमेंट, उस पे करंटली लीगल बैटल जो है वो चल रहा है। फिर है आपका गुजरात। मार्च 2026 में हम यूसीसी बिल लेकर आते हैं। यहाँ पे हमने कहा है कि 60 डेज के अंदर जो है मैरिज रजिस्टर्ड करना होगा, लिव इन रिलेशनशिप को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा, बाइगेमी और पॉलीगेमी दोनों को जो है सारी कम्युनिटीज में गुजरात गवर्नमेंट बैन करती है। इक्वल इनहेरिटेंस फॉर सन एंड डॉटर, ऑल द डिवोर्सेस थ्रू सिविल कोर्ट्स ओनली, एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब को यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्पशन मिला है। तो ये थोड़ा सा यूसीसी का एक हमारा ड्रॉबैक रहता है कि यहाँ पे हम ट्राइब्स को
कैसे इसके अंदर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ रिलीजन कम्युनिटीज आर कंसर्न, तो उसके ऊपर गुजरात ये लेकर आए हैं। ठीक है, ये चीज हमको उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलती कि ऑल द डिवोर्सेस थ्रू सिविल कोड ओनली। ठीक है, असम है 2026 में पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो यूसीसी लेकर आता है। सिमिलर इसमें भी यही है, पॉलीगैमी बैन करते हैं ये लोग। यूनिफॉर्म मैरिज एज लेके आते हैं, 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर वुमेन। कंपल्सरी लिव इन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अगेन यहाँ पे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को फुल्ली एग्जेम्पशन मिला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जो है कमिटीज फॉर्म की है, एंड दैट हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट यूसीसी इन आवर स्टेट। हालांकि अभी तक जो है कोई भी बिल यहाँ पे पास नहीं हुआ है। बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ा ये स्टेप है गवर्नमेंट का, तो इसमें सर्टेनली चैलेंजेस भी आएंगे। इतना इजी होता तो कब से इम्प्लीमेंट हो गया होता। तो देखो इंडिया में जो है ना अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ कम्युनिटीज का ये मानना है कि हम पे हिंदू लॉज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं यूसीसी का नाम लेकर। ठीक है, कुछ कम्युनिटीज कहती कि है कि पर्सनल लॉ हमारा मैटर है, हमारी कम्युनिटीज का मैटर है, तो क्यों स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। Our personal law, we will deal it our own way. ठीक है, अब यहां पे जो है ये सारे इनके अपने अपने इश्यूज हैं। ठीक है, तो हमारे मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, यहीं पे यूसीसी का मेन मुद्दा आता है कि क्यों यूसीसी आना चाहिए और क्यों, देखो क्यों नहीं आना चाहिए वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है क्या क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहले जो है हम आर्टिकल 44 को, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स थे उन्होंने भी कुछ सोच के ये चीज इंप्लीमेंट की होगी। ठीक है, ये चीज इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला होगा, तो उसी इंटेंशन को ध्यान में रखते हैं हम आर्टिकल 44 को इनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो पहली चीज, इट विल प्रमोट जेंडर इक्वालिटी बाय एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटरी पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस। हम जानते हैं कि अलग अलग पर्सनल लॉज में अलग अलग डिस्क्रिमिनेटरी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि पॉलीगैमी हो गया। ठीक है, तो एक यूसीसी आएगा तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी प्रिवेल होगी। नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिड्यूसिंग रिलीजियन बेस्ड लीगल डिस्टिंक्शन। भाई एक देश है, हम इंटेग्रिटी की, यूनिटी की बात करते हैं, तो सारे लॉज सब ही पे एक जैसे इंप्लीमेंट होने चाहिए। सिंप्लीफाइज अ कॉम्प्लेक्स प्लूरल पर्सनल लॉ सिस्टम फॉर ऑल सिटीजन। बहुत सारे जगहों पे कुछ कुछ पर्सनल लॉ कॉम्प्लेक्स है, पॉलीगैमी है, और इन सारी चीजों पे, इनहेरिटेंस पे, अडॉप्शन पे, तो उसको ही सिंप्लीफाई कर लेगा। और हमारा जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वन यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द फेथ्स को स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन सर्टेन चैलेंजेस हैं। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, ये जो है रिलीजियस अफेयर्स में फ्रीडम मिलती है, इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम टू रिलीजियस अफेयर्स। तो यहाँ पे क्रिटिक्स का ये कहना है कि यूसीसी जो है वो आर्टिकल 26 को वायलेट करता है। ठीक है, इंडिया की जो कल्चरल रिलीजियस डाइवर्सिटी है वही उसकी खूबसूरती है। अब ऐसे कोडिफाई आप पर्सनल लॉ लाके उसको लेजिस्लेटिवली कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। माइनर कम्युनिटीज के अपने फियर है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो रिलीजियन आइडेंटिटी है, कि हमारे कल्चर में ये चीज प्रिवेल करती है, वो यहाँ पे इरोड हो जाएगी। पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव चीज है, काफी रिस्क है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे एक साथ लेकर आने की जरूरत है। ऑलरेडी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 सेक्शन 125 सीआरपीसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो महिलाओं को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यूसीसी लाके चीजें और खराब हो जाएंगी। तो देखो जीपीएससी ने 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीडेड टू इंश्योर जेंडर जस्टिस इन सोसाइटी, एनालाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द ट्रिपल तलाक केस। तो यहाँ पे ट्रिपल तलाक की बात भी कर दी, और सीधा सीधा देखो यहाँ पे क्रिटिकली एनालिसिस नहीं है, इन्होंने बोल दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीडेड टू एंश्योर जेंडर जस्टिस इन सोसाइटी, एनालाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन ट्रिपल तलाक केस। तो किस तरीके से जो ट्रिपल तलाक है उसने विमेन को एक प्रोटेक्शन दिया है अगेंस्ट दी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, गिविंग जेंडर इक्वालिटी। तो इन 3-4 चीजों को ध्यान में रख के आपको यूसीसी को जस्टिफाई करना था। यहाँ पे यूपीएससी 2015 में पूछती है कि डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the directive principle of state policy.
ठीक है, तो बेसिकली हमें ये बताना है कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो यूसीसी को इंप्लीमेंट करने से भारत में रोक रहा है, और फिर बताना है आपको कि इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। यहां पे लॉ कमीशन की आपकी रिपोर्ट्स है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के बारे में बात की है, तो वो सारी चीजें आप यहां पे लेकर आ सकते हैं। देन यू आर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल, ठीक है, दोनों वर्ड्स पहले जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, थ्रू अमेंडमेंट जो है इसे लाया गया है। अब 2024 में डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आता है जिसमें हमारे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार जो है सारी पिटीशंस, जितनी भी पिटीशंस थी जिन्होंने सोशलिस्ट और सेक्युलर जो प्रीएम्बल में है वर्ड्स उसको निकालने के लिए जो पिटीशंस की गई थी, उन सारी पिटीशंस को जो है डिसमिस किया है, इसलिए ये जो है न्यूज में है। कोर्ट ने ये कहा है कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है अंडर आर्टिकल 368, जिसमें हम प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। ठीक है, हमने ये सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 5 डेकेड से, ठीक है, सेक्युलर यानी कि सर्वधर्म संभव और सोशलिस्ट यानी कि वेलफेयर स्टेट कमिटमेंट, ये दोनों टर्म्स पिछले 5 डेकेड से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, और हमने उसे पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया है। इट हैज बिकम पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन नाउ। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी है, तो इसको अब हटाया नहीं जा सकता। तो पहला यानी कि 26 जनवरी 1949 यानी कि 1949 में जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था उसमें वर्ड था डिक्लेयर इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 3 प्रिंसिपल्स थे यहां पे, सेक्युलर और सोशलिस्ट का मेंशन या और इंटेग्रिटी वर्ड का मेंशन नहीं था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट हुई थी। प्रोफेसर केटी शाह थे जिन्होंने सेक्युलर और सोशलिस्ट और फेडरल वर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए काफी मशक्कत की थी, लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब ने रिजेक्ट कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे वर्ड्स लाके फ्यूचर जनरेशन को हम बाइंड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में ये चीजें दे दी है, सो नो नीड टू बाइंड द फ्यूचर जनरेशन। लेकिन 1976 में होता है अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट के थ्रू ये वर्ड्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाते हैं इन द प्रीएम्बल। ठीक है, हाल के अगर अभी की लेटेस्ट हम रेलेवेंसी की बात करें तो क्या इंडिया सेक्युलर है, क्या हम सोशलिस्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्कीम्स है जैसे आपकी पीडीएस हो गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, मनरेगा हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, ये सारी वेलफेयर स्कीम्स है। और वेलफेयर स्कीम्स कहां से आ रही है, हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से आ रही है। सेक्युलरिज्म का मतलब है सर्वधर्म संभव, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो सारी रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट रखता है। ठीक है, तो ये हमारा ये चीज कहती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने है सेक्युलरिज्म को अपहेल्ड किया है। केशवानंद भारती का 1973 का जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सेक्युलरिज्म जो है इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसआर मोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में भी सेम चीज डिक्लेयर की गई है कि सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को वायलेट करे। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है। ठीक है, इसमें जो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और स्पिरिचुअल एलिमेंट को उस पे डिस्कशन हुआ था और कहा गया था कि कोई भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अगर रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन पे बात करती है तो वो गलत है। डॉक्टर बलराम सिंह 2024 का जो जजमेंट है उसने भी यही कहा है कि इंडिया सेक्युलरिज्म मींस द स्टेट नाइदर सपोर्ट्स नॉर पेनलाइजेस एनी रिलीजन, प्रीएम्बल अमेंडमेंट इज अपहेल्ड। ठीक है, सोशलिस्ट की अगर हम बात करें तो सेम चीज अलग अलग जजमेंट्स में कही गई है। डीएस नकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये कहता है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहती है सोशलिस्ट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक जस्टिस
एक्सटेंडेड पेंशन बेनिफिट्स ऑन दिस बेसिस। तो हमारी जितनी भी स्कीम्स है ना, वो हमारी सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो हम प्रियम्बल में डाले हैं उसको जस्टिफाई करती है, क्योंकि सारी स्कीम्स जो है हमारी वेलफेयर स्कीम्स है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देयर हैज टू बी हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एज इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सोशलिस्ट डज नॉट मीन एब्सोल्यूट स्टेट कंट्रोल। एंड अगेन डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने भी सेम चीज सुप्रीम कोर्ट रिअफर्म करती है कि सोशलिस्ट डिनोट्स वेलफेयर स्टेट कमिटमेंट एंड डज नॉट रेस्ट्रिक्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे 16 और 19 में जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। तो रिपब्लिक से रिलेटेड हमारे प्रीएम्बल क्या कहती है वो हमें डिस्कस करना है, और रिपब्लिक के साथ जितने भी और दूसरे अटैच एडजेक्टिव्स हैं उसको हमें डिफाइन करना था। व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। जीपीएससी ने हाल तक तो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा है, यू मे नेवर नो। नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशनल 106 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 इंपॉर्टेंट है जीपीएससी मेंस के लिए। आप सबको पता है क्यों? क्योंकि 2026 में इसी से रिलेटेड एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार लेकर आती है और लोकसभा में वो गिर जाता है। ठीक है, तो ये पहले समझते हैं कि नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशनल 106 अमेंडमेंट एक्ट क्या था। ठीक है, जिसको हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। स्पेशल सेशन पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में ये लाया गया था और उसी स्पेशल सेशन में इसको पास किया गया था। ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट ये कहता है कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी भी सीट्स हैं, लोकसभा की बात हो रही है, ठीक है, यहां पे 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया जाएगा। ठीक है, दिस इज पास्ड इन 2023, सितंबर 2023 में जो है ये पास हो जाता है। लेकिन फोर्स में कब आएगा? तो यहां पे इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने ये कहा था कि ये जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन है, 33% रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन जो नया सेंसस होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद जो भी नया सेंसस होगा, उस सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और उस डिलिमिटेशन के बेसिस पे फिर ये रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि भले ही 2023 में वो पास हो गया था, लेकिन जब तक नया सेंसस नहीं होगा वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन सीट्स हम रखेंगे वो नए सेंसस के बेसिस पे रखेंगे। और कुछ इन्होंने नए आर्टिकल्स भी इंसर्ट किए थे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 330A जो लोकसभा में 33% रिजर्वेशन देता है। ऑल्सो जितनी भी SC एंड ST की सीट्स लोकसभा में रिजर्व्ड है, उसमें भी 33% रिजर्वेशन फीमेल को मिलेगा। 1/3 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स रिजर्व फॉर विमेन। यहां पे ओबीसी नहीं है। फिर आर्टिकल 332A है, ठीक है। सिमिलरली जो 330 है, यहां पे वही स्टेट लेवल में भी फॉलो होगा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड 1/3 ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व फॉर SC एंड STs। 334A सिमिलरली यही कहता है कि इंप्लीमेंटेशन कब होगा? सेंसस फॉलोड बाय डिलिमिटेशन। ठीक है, 15 ईयर का सनसेट क्लॉज है कि ये जो है 15 साल तक ही रहेगा, उसके बाद अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसे फिर से एक्सटेंड कर सकती है। और 239AA कहता है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में सिमिलर बेसिस पे जो है रिजर्वेशन किया जाएगा। अब इसके की फीचर्स क्या थे? कोटा विद इन अ कोटा। ऑलरेडी SC ST सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकसभा। नाउ अंडर SC ST सीट्स हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए भी ला रहे हैं। ओबीसी वुमेन का कोई सब कोटा इन्होंने एग्जिस्टेंस में नहीं लेके आया है। ऑल्सो जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं अक्रॉस द कंस्टिट्यूएंसीज, ये रोटेशन बेसिस पे रहेगी। सनसेट क्लॉज 15 साल का, जो मैंने आपको बताया कि 15 साल का कमिटमेंट है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा उसे फिर से रिवाइव नहीं करती है। अभी की लोकसभा में सिर्फ 15% महिलाएं हैं, और अगर हम एवरेज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो सिर्फ 9% वुमेन यहाँ पे सीट्स होल्डर हैं।
2026 में लेजिस्लेटिव सेटबैक होता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट लेकर आती है 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2026। ये कहती है कि हमने ऊपर जो कह दिया पहले 106 वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 33% रिजर्वेशन तो दे दिया, फाइन, लेकिन हमने ये कहा था, उसमें कमिटमेंट दिया था कि जो रिजर्वेशन होगा इम्प्लीमेंटेशन वो नए सेंसस के बेसिस पे होगा। अब हम उसको भूल जाते हैं। 2011 का जो सेंसस है उसके बेसिस पे हम डिलिमिटेशन करेंगे और उसके बेसिस पे जो है ये 33% रिजर्वेशन हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अगर 2011 के सेंसस को लिया जाता है तो लोकसभा की जो सीट्स है 550 से 850 में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अब हमको 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को देना है और डिलिमिटेशन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सरकार का ये जो बिल है वो गिर जाता है, रिक्वायर्ड मेजॉरिटी इनको नहीं मिलती। इसी के साथ सरकार जो डिलिमिटेशन बिल 2026 लेकर आई थी और यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 लेके आती है, उसे जो है सरकार विड्रॉ कर लेती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने रीजन थे इसे रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स का ये था, स्पेसिफिकली सदर्न स्टेट्स का, कि अगर ये डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस पे होती है, क्योंकि 11 का सेंसस हमें पता है, तो उसके हिसाब से जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां की जो सीट्स है वो बढ़ जाएगी और इनका जो प्रेजेंटेशन है वो वहां पे खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म एज इन कम हो जाएगा। ऑल्सो 2011 के सेंसस में क्यों, 2027 के सेंसस पे क्यों नहीं, 2026 में हम 15 साल पुराने सेंसस के बेसिस पे क्यों रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर द 2027 का सेंसस, ठीक है। तो यहाँ पे 33% अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है भारत की महिलाएं, तो हमको प्रॉपर रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। 1.4 women आर ऑलरेडी देयर इन पंचायत, ठीक है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू उनको लोकल लेवल पे प्रेजेंटेशन मिला है। पॉलिसी फोकस, ठीक है, पॉलिसीज जितनी भी बनेगी जेंडर इश्यूज पे उनका फोकस ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब ज्यादा महिलाएं हैं रिप्रेजेंटेशन के देने के लिए, ठीक है। और 27 साल से जो ये कोटा फेलियर हो रहा था, क्योंकि हमने देखा है 1990 आई थिंक इन 2001 में, 2 में या 3 में राज्यसभा के लिए 33 रिजर्वेशन राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका था, फिर ये फेल हो गया था फिर से। अगर हम कंसर्न्स की बात करें एज ऑफ नाउ इसको लेके क्या कंसर्न थे, तो पीछे के सेंसस पे क्यों जाना है, 15 साल पुराने सेंसस पे, नए सेंसस की हम बात करेंगे। नॉर्थ साउथ का टेंशन आई एक्सप्लेन। राज्यसभा का जो शिफ्ट है एज ऑफ नाउ 2:1:1 वो शिफ्ट हो जाएगा 3.3:1, ठीक है। तो अगेन अपर हाउस की फिर से डाइल्यूट हो जाएगा और ओबीसी से रिलेटेड कोई यहाँ पे सब कोटा नहीं दिया है। ऑब्वियसली नया टॉपिक है तो जीपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट दिस कैन बी अ मॉडल क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। एग्जामिन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 Constitutional Amendment Act providing 1/3 reservation of women in the Lok Sabha and State Legislative Assembly. Discuss the condition linking its implementation to the census and delimitation. आपको पता होना चाहिए delimitation कैसे होता है, census कैसे होता है। न्यू आर्टिकल्स जितने भी हैं प्लीज उसे देख लीजिएगा कि कौन कौन से न्यू आर्टिकल्स हैं। इस एक्ट में 106 का जो अमेंडमेंट हो चुका है और 2026 में जो बिल पास नहीं हो पाया उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगेन ऑलवेज इन द न्यूज, जस्ट अ मिनट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, ठीक है। किन किन को सिटीजन मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या है, उन सब चीजों पे बात करते हैं। और लिस्ट 7 शेड्यूल में एंट्री 17 में जो है पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिवली पावर है टू ग्रांट सिटीजनशिप, टू लेजिस्लेट द सिटीजनशिप। तो उसके बेसिस पे हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 आता है, जहां पे हमने 5 मोड बताए हैं टू अक्वायर सिटीजनशिप। बाय बर्थ,
by descent, by registration, by naturalization and by incorporation of any territory with India. ठीक है, इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है, यानी कि अगर आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तो आप इंडिया की सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 9 जो है टर्मिनेट हो जाएगी। अब सीएए क्यों इंपॉर्टेंट है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आता है, 1955 वाले में अमेंडमेंट होता है। ये कहता है कि दिसंबर 31, 2014 के पहले या उस दिन तक हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियन, कौन कौन सी कम्युनिटीज? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से दिसंबर 31 और 14 के पहले जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स यहां हमारे भारत में आए हैं सबको जो है सिटीजनशिप का स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये नेचुरलाइजेशन प्रिंसिपल को रिड्यूस करती है। पहले हमारा जो कट था कि 11 साल का जो पीरियड है आपने इंडिया में रहना होना चाहिए और फिर आपको सिटीजनशिप दी जाएगी, उस पीरियड को 5 साल के लिए 5 साल में घटा दिया जाता है फॉर द एलिजिबिलिटी। बैकडेटेड सिटीजनशिप भी दी जा रही है। ठीक है, पेंडिंग उनके ऑलरेडी इलीगल इमिग्रेंट्स वो हैं नहीं है, उसकी प्रोसीडिंग्स तो अभी पेंडिंग ही है, लेकिन उन्हें सिटीजनशिप दे दी जा रही है। और नॉर्थ ईस्ट एक्सक्लूजन, तो यहाँ पे जो 6 शेड्यूल ट्राइबल एरिया है वहां पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 6 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज कौन से स्टेट्स में है? असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और इनर लाइन परमिट वाले एरियाज जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम में है। सीए रूल्स 2024 और 26 क्या कहते हैं? 2024 का जो रूल्स है, ठीक है, उन्होंने जो है एक डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल बनाया है जहां पे एप्लीकेंट्स जो है अपना सबमिशन कर सकते हैं प्रोवाइडिंग देयर एंट्री डेट, उनका रिलीजियस एफिलिएशन दे सकते हैं थ्रू एफिडेविट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, 2025 में कट ऑफ डेट एक्सटेंड होती है, जो ये दिसंबर 31, 2014 का था उसको दिसंबर 31, 2024 में एक्सटेंड किया जाता है फॉर द 6 कम्युनिटीज फ्रॉम दी 3 कंट्रीज। पासपोर्ट सरेंडर रूल है, 15 दिन में जो है आपके पास जो भी फॉरेन पासपोर्ट है आप एसएसपी को 15 दिन के अंदर सबमिशन कर सकते हैं। 2026 का जो रूल नया आता है ओसीआई फ्रेमवर्क को रिवैम्प करता है। ईओसीआई चीज लेके आता है डुअल पासपोर्ट्स फॉर इवन फॉर द माइनर्स को जो है बैन करता है। सारी प्रोसीडिंग्स जो है ऑनलाइन होगी, बायोमेट्रिक कंसेंट लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में सीजेआई सूर्यकांत की ये बेंच थी, इन्होंने जो 200 पिटिशंस आई हैं फॉर द सिटीजनशिप, इन सभी को फास्ट ट्रैक किया है। अब इश्यूज क्या है? सबसे पहला इश्यू तो ये है कि भाई ये रिलीजन के बेसिस पे क्यों है? क्योंकि इसका जो जवाब है सरकार ये देती है कि ये कंट्रीज जो है इस्लामिक रिपब्लिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स माइनर में नहीं है, ये सारी कम्युनिटीज माइनर में है, इसलिए हम इन कम्युनिटीज पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एंड समहाउ दिस अर्लियर हमें इंडिया की हिस्ट्री पता है कि पहले पूरा एक ही था, फिर आफ्टर पार्टीशन सारी चीजें डिवीजन हुई हैं, कुछ लोग वहां रह गए हैं, तो उस वजह से इस 3 कंट्रीज का फोकस है। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है वो वायलेट होता है, तो यहाँ पे सरकार ने नेहरू लियाकत पैक्ट और इंदिरा मुजिब पैक्ट का जो है सहारा लेते हुए कहा है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमारे नेबरहुड में जो माइनर कम्युनिटीज रह रही हैं, अगर वो कोई डिफिकल्टी फेस कर रही हैं, अपने देश वापस आना चाह रही हैं, तो हम उन्हें एंट्री दे। एसएम अकॉर्ड 1985 का जो है वो ये कहता है कि जितने भी मार्च 25, 1971 के बाद के जितने भी माइग्रेंट्स हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाए, वो सीएए के अगेंस्ट यानी कि कॉन्ट्रडिक्टरी जा रहा है, और एनआरसी जो है एक सेपरेट एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफिक है वो बहुत चेंज है, यहाँ पे आप ये चीज अप्लाई नहीं कर रहे हो, क्यों? वहां पे पड़ोस में कंट्रीज नहीं है म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पे हम बायलैटरल डिप्लोमेसी का हवाला ले रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं। हमने रोहिंग्या मुस्लिम, श्रीलंकन तमिल्स, इनको क्यों
एक्सक्लूड किया है, ये एक अपोजिशन का कंसर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार का ये कहना है दैट इट एक्ट्स एक्सप्लिसिट सेफगार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ब्रॉडर इंक्लूसिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी इवैल्यूएटेड। अभी तक क्वेश्चन नहीं है सिटीजनशिप पे, मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, और उस पे जीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, बट सीए पे स्पेसिफिकली जो है क्वेश्चन जीपीएससी ने नहीं पूछा है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप से अमेंडमेंट होता है, ठीक है। एक तो है सिंपल, राइट, सिंपल मेजॉरिटी से, फिर 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, फिर आता है आपका 2/3 मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, ठीक है। 3 टाइप से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में हुआ था, आर्टिकल 31A और 31B ऐड हुए थे, और एक नया पूरा स्केड्यूल ऐड हुआ था, 9th स्केड्यूल, जो लैंड रिफॉर्म लॉज है उसको फंडामेंटल राइट से जो है प्रोटेक्ट करता है चैलेंज होने से। फिर आपका 15/4 ऐड हुआ था, जो बैकवर्ड क्लासेस का प्रोविजन लेकर आया था फॉर द रिजर्वेशन। फिर पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन एंड इंसाइटमेंट एज ग्राउंड्स फॉर रेस्ट्रिक्टिंग, आर्टिकल 19 की बात हुई थी। यहां पे हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की ही बात कर रहे हैं। 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो गोलकनाथ का केस था उसके रिस्पॉन्स में आता है। बताइए गोलकनाथ का केस क्या था? इन्होंने 71 के अमेंडमेंट में पार्लियामेंट का जो पावर है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स को अपहेल्ड किया है। मेड प्रेसिडेंशियल असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स मैंडेटरी, ठीक है, ये 368 में अमेंडमेंट था। 42nd 1976 अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसने सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है प्रीएम्बल में ऐड किए थे। ऑल्सो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स, मेजर, वाइल्ड एनिमल्स और जस्टिस जैसे वर्ड्स जो है स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर हुए थे। आर्टिकल 51A यानी कि आपके 10 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज प्रॉपरली ऐड हुई थी। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल का टर्म है, इसको इमरजेंसी केस में 6 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन लेके आया था। और जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल होने की बात हुई थी। फिर आता है आपका 44 1978 अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। 42nd अमेंडमेंट के कुछ हिस्सों को ये रिवर्स करता है। प्लस राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले एक फंडामेंटल राइट था, उसको डिलीट किया जाता है और 300A आर्टिकल में उसको ऐड किया जाता है। यानी कि अब जो है, पहले जो है राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तो यानी कि फंडामेंटल राइट है तो आप उसे क्लेम कर सकते थे, बट 300A में उसे ऐड करके हमने उसे सिर्फ लीगल राइट में कन्वर्ट किया है, फंडामेंटल राइट नहीं रहने दिया। हमारा जो इमरजेंसी का ग्राउंड है, अभी जो हम इंटरनल डिस्टर्बेंस देखते हैं, वो पहले आर्म रेबेलियन था, तो आर्म रेबेलियन को इंटरनल डिस्टर्बेंस में चेंज किया। आर्टिकल 20 एंड 21 मेड नॉन सस्पेंडेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी। बाकी सारे आर्टिकल जो है आपके इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड होते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 एंड 21 जो है सस्पेंड नहीं होता है। और फिर से 5 ईयर लेजिस्लेटिव टर्म को रिस्टोर किया है। इमरजेंसी रिक्वायर्स रिटर्न कैबिनेट रिकमेंडेशन, जो 75 में इश्यूज हुए थे, ठीक है, नेशनल इमरजेंसीज को, उन सबको 78 में एड्रेस किया है। 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो ऐड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ पे जीपीएससी क्वेश्चंस भी पूछ चुकी है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, वोटिंग एज जो है 21 से 18 में रिड्यूस की जाती है फॉर बोथ लोकसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 1992 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत एंड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, 33% रिजर्वेशन।
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 21A फ्री Article 21A free and compulsory education for children between age to 14 years of age. Article 51A added as a parental duty under the fundamental rights. फिर आता है आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पे NJSA sought to replace collegium system of our Supreme Court advocates, लेकिन 2015 में उसे स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद 101st GST इंट्रोड्यूस होता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 102 NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10% EWS रिजर्वेशन मिलता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज C एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज C इंसर्ट होते हैं। 104th 2020 का कॉन्स्टिट्यूशन SC/ST सीट्स को 10 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाता है और एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेशन होता था प्रेसिडेंट को, भाई अब कोई एंग्लो इंडियन बचे नहीं है तो उसे अबॉलिश किया जाता है इन बोथ द लोकसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट का जो पावर है टू नोटिफाई SEBCs फॉर द स्टेट लिस्ट फिर से रिस्टोर किया जाता है। 106 नारी शक्ति वंदन रिजर्वेशन ऑफ 33%। अमेंडमेंट प्रोसेस आप अच्छे से जानते, 368 सिंपल मेजोरिटी फॉर सम, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस स्टेट रेटिफिकेशन फॉर फेडरल प्रोविजन। जीपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि क्यों 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डिस्कस दिस अमेंडमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स फार रीचिंग इंप्लीकेशंस ऑन द इंडियन पॉलिटी। सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST अगेन इन न्यूज, क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 6:1 यानी कि 7 जजेस बेंच का ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है। 6:1 के मेजोरिटी से 2004 में एक जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को ओवररूल करा है और ये कहा है कि स्टेट्स को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर किया है टू सब क्लासिफाई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर रिजर्वेशन, यानी कि 2024 से अब जो स्टेट्स हैं ये उनके पास पावर है कि वो SC और ST में सब क्लासिफिकेशन करके लिस्ट जो है सेंटर को भेजे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। बैकग्राउंड देखते हैं, 75 में कुछ स्टेट्स जो है नोटिफाई करती थी सब क्लासिफिकेशन को और कहती थी कि भाई ये है मोस्ट डिसएडवांटेज SC सब ग्रुप्स। 2004 में ईवी चिनैया का रूलिंग आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो शेड्यूल कास्ट है वो एक होमोजेनस ग्रुप है और स्टेट इसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकती। 2006 में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने जो है काफी स्टेट के नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन किया। 2014 और 20 में सबसे पहले अपील हुई 5 जजेस बेंच के पास, जो फिर 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेंच के पास गई, जहां पे CJI DY चंद्रचूड़ के अंदर ये जजमेंट दिया गया और ईवी चिनैया के जजमेंट को ओवररूल किया गया। 2024 का जजमेंट क्या कहता है? ये कहता है नॉन होमोजेनिटी, कि जो शेड्यूल कास्ट है वो सोशली होमोजेनस क्लास नहीं है, इसमें भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है कम्युनिटी में। आर्टिकल 14 जो है पैरिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर पैरिटी ऑफ कंडीशन को अपहेल्ड करता है, परमिट करता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में स्टेट्स को एम्पावर किया है टू सब क्लासिफाई ऑन द डेमोन्स्ट्रेबल एंड द क्वांटिफाइबल डेटा फॉर रिलेटिव बैकवर्डनेस। ठीक है, नॉट टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। तो जो सब क्लासिफिकेशन होगा वो 341 की कोई लिस्ट में ऐड या एक्सक्लूजन नहीं करेगा, सिर्फ नोटिफाई करेगा स्टेट। क्रीमी लेयर में 4 जजेस ने
SC/ST में भी क्रीमी लेयर को लाने की बात की गई है कि हाँ ये इसमें भी होना चाहिए, स्टेट को इस पे सोचना चाहिए। और 100% रिजर्वेशन फॉर एक पर्टिकुलरली वन सब ग्रुप को ना कहा गया है। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन अभी तक अडॉप्ट नहीं हुआ है, वर्डिक्ट ओपन है, तो स्टेट के पास पावर तो है कि वो जो है अपने हिसाब से सब क्लासिफाई कर सकती है। तेलंगाना ने जो है ये चीज सब क्लासिफिकेशन किया है, ऑल्सो आंध्र प्रदेश ने भी सब क्लासिफिकेशन किया है। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 14, 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, 341 जो प्रेसिडेंट की लिस्ट बनती है, एंड 341 क्लॉज 2 जहां पे पार्लियामेंट जो है सिर्फ प्रेसिडेंशियल लिस्ट को ऑल्टर कर सकता है। रिजर्वेशन सब क्लासिफिकेशन में स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन नहीं जीपीएससी ने पूछा है, बट इफ यू टॉक अबाउट मॉडल क्वेश्चन, दिस कैन बी द मॉडल क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑलवेज इन न्यूज, समय रहना का इशू है या कोई भी इशू चल रहा होता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ ही जाता है। तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए सारे सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देती है, कवरिंग वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, बैनर्स, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन यहां पे सर्टनली रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर। यहां पे 8 ग्राउंड दिए हैं, sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relation with foreign states, public order, decency, morality, contempt of court, defamation and incitement to an offense। इन ग्राउंड्स को देख के जो है रेस्ट्रिक्शन किया है। इन्हीं ग्राउंड्स का यूज करके सरकार जो है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सट्रैक्ट करती है। तो जुडिशरी ने क्या कहा है, द जुडिशरी हैज एक्सपांडेड इट टू इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, right to broadcast, right to silence, commercial speech, right to criticize and right to protest। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुल के जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और भी ग्लोरीफाई किया है। इंडियाज गॉट लेटेंट का समय रहना वाला सबको पता है, जो केस था जुलाई 2025 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आर्टिकल 21 को अपहेल्ड किया है। आर्टिकल 19 को कहा, आर्टिकल 19 को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि मोनेटाइज स्पीच जो है, ठीक है, ये बहुत अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है और वो मजाक मस्ती में प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकती। इन्होंने ये कहा है कि ऐसी चीजों में पब्लिक एपोलॉजी होनी चाहिए यूट्यूब चैनल्स पे, ठीक है, और सेंटर को जो है डिजिटल कंटेंट गाइडलाइंस लाने की बात की है। हेट स्पीच रूलिंग 2025 की सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी PIL आई कि भाई हेट स्पीच से रिलेटेड आप गाइडलाइंस लेके आइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। और ऑलरेडी BNS और BNSS इस पे बहुत सारी चीजें लेके आई हैं। प्रॉब्लम एनफोर्समेंट में है, ना कि लॉ, एब्सेंस ऑफ लॉ में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सबसे पहले है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था। बहुत ही वेग टर्म्स थे, ठीक है, चीजें क्लियर नहीं थी, इसलिए 66A को जो है स्ट्रक डाउन किया एंड डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशन फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 19(1)A। फिर आता है आपका अनुराधा बसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू ट्रेड वाया इंटरनेट को प्रोटेक्ट किया है। इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑफेंसिव स्पीच को हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। हर बार ऑफेंसिव स्पीच को हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज वो ऑफेंसिव है तो उसके बेसिस पे हम नहीं कर सकते। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए बिफोर फाइलिंग एन FIR। ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये रूलिंग थी सरकार की कि भाई कौन बॉन्ड्स में पैसा डाल रहा है ये हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर्स का राइट है ये जानना कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहां से आ रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के प्रोविजन को जो है अपहेल्ड किया है, बट ये कहा है कि इसका लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, ना कि हर किसी को सेडिशन के नाम पे आप अंदर डाल दो। सर्टेनली हमारे कुछ राइट्स है,
और उसके कुछ कंसर्न्स हैं। तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके ये चिलिंग इफेक्ट आती है कि देयर आर सर्टेन लीगल थ्रेट्स व्हिच इनहिबिट आर लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच, हेकलर्स वेटो, पावरफुल ग्रुप्स थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर टू साइलेंस द स्पीकर्स, हेट स्पीच attacks person on grounds of ethnicity, race, caste, religion, etc. Now it is prohibited under the BNS. फिल्म की सेंसरशिप, ठीक है, जस्ट बिकॉज मास को वो इन्फ्लुएंस करेगी और आपको वो ठीक नहीं लग रहा है तो आपने उसे सेंसरशिप में डाल दिया। आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन, ये इन्फर करता है राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। राइट टू ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन राइट टू रिमेन साइलेंट covers under article 19(1)(a and the commercial speeches, right to advertise and but certainly subject to restriction. यूपीएससी मेंस 13-14 में सवाल पूछ चुकी है, जीपीएससी में आज 14 में पूछती है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो, व्हाई डू फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। और 2013 में पूछती है कि सेक्शन 66A जो है उसको डिस्कस करो विथ रेफरेंस टू इट्स एलिजिड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो 2015 में ये जजमेंट आया था, लेकिन न्यूज में वो 2013 से था, इसलिए 13 में ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बेसिस पे आ गया। अब हम रिजर्वेशन पे फिर से आते हैं। हमने नारी शक्ति वंदन रिजर्वेशन वगैरह सारी चीजें पढ़ ली, तो व्हाट एग्जैक्टली रिजर्वेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट बेस्ड जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए 15 क्लॉज 4 के थ्रू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस देने की बात की है। ओके, विमेन्स भी हैं उस आर्टिकल में कवर्ड। एससी एंड एसटीज को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देने की बात की है और 16 क्लॉज 4 में पब्लिक अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन की बात की है। फिर आता है आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 10% ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात करता है। अब ओवर एंड अबव 50% सीलिंग लिमिट, कुछ कुछ जगह ये 60% सीलिंग लिमिट के बाहर जा रही है और यही 10% जो रिजर्वेशन था वो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है उसने इस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर 10% ईडब्ल्यूएस को अपहेल्ड किया है। ये बेसिक है हमारे रिजर्वेशन का, इसमें कुछ हम नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस रिजर्वेशन ऑलवेज इन न्यूज, इसलिए बेसिक्स थोड़ा देख रहे हैं। जजमेंट्स की बात करें तो एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जहां पे रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था कि हाँ भाई रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है, लेकिन इट मस्ट नॉट एक्सीड 50% ऑफ द लिमिट। इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल केस को डिस्कस किया और ओबीसी कोटा मतलब ओबीसी को जो रिजर्वेशन कोटा मिला उसको भी अपहेल्ड किया, लेकिन टोटल रिजर्वेशन को 50% में कैप किया। यह भी कहा गया कि सिर्फ इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस जो है वो सोल क्राइटेरिया नहीं होगा और क्रीमी लेयर को ओबीसी में लाया गया। फिर आता है आपका अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। 93rd अमेंडमेंट जो रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एससी एसटी ओबीसी को दिया गया था उसे अपहेल्ड करती है। जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है दैट स्टेट्स आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससी एंड एसटी डिपेंड्स ऑन द लोकल कंटेक्स्ट एंड पॉलिसी। एंड जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जहां पे 103rd अमेंडमेंट एक्ट को जो है अपहेल्ड किया गया था। अब क्रीमी लेयर और ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो भाई ओबीसी में क्रीमी लेयर लेकर आई है, ठीक है। हमने जो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट जो हमने बेंच देखी है उसमें हमने ये देखा कि 4 जजेस ने ये कहा है कि क्रीमी लेयर जो है अब एससी एसटी में भी आना चाहिए, लेकिन अगेन वही चीज आती है कि एसटी एसटी को रिजर्वेशन देते समय ये बात नहीं हुई थी कि हम
इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की भी बात करेंगे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिर्फ इन्हीं दो वर्ड्स का लिमिटेशन है। रिजर्वेशन की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इट प्रमोट सोशल जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC, STs एंड OBCs, break the intergenerational cycle of poverty and exclusion, diversification in the educational and governance institutions, and empowers marginalized community with access to education and employment. कुछ कंसर्न है, सबसे पहले तो क्रीमी लेयर कैप्चर नहीं हो रहा है कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है, SC, ST में नहीं हो रहा है, तो पुअरेस्ट जो है उन्हें प्रोबेबली वो बेनिफिट उसका नहीं मिलता है। मेरिटोक्रेसी कंसर्न है, हाई स्किल लोग भी अवेलेबल हैं तो उनके राइट्स कहीं ना कहीं जा रहे हैं। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली वीक जनरल कैटेगरी को जब आपने रिजर्वेशन दिया तो यहाँ पे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई सनसेट क्लॉज आप यहाँ पे लेकर नहीं आए हैं, तो इसीलिए पीरियोडिक रिव्यू इन सारी चीजों का होना चाहिए। क्रीमी लेयर अंडर SC, ST पे सोचना चाहिए और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। राइट टू प्राइवेसी, अगेन इन न्यूज, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, हेट स्पीच ये सब आएगा तो वहां पे प्राइवेसी वाली चीजें आई जाती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी प्राइवेसी एक्सक्लूसिवली नहीं दिया गया है, सिर्फ आर्टिकल 21 में पुट्टास्वामी जजमेंट के थ्रू ये कहा गया है कि भाई राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, विच इज सपोर्टेड बाय 14 एंड 19, ठीक है। तो केएस पुट्टास्वामी का जो 9 जज का सुप्रीम कोर्ट बेंच का जजमेंट था, उन्होंने यूनानिमसली ये कहा गया था, देखो ये आधार बायोमेट्रिक से रिलेटेड ये जजमेंट खड़ा हुआ था, ठीक है, जहां पे हाईकोर्ट रिटायर्ड जज केएस पुट्टास्वामी जो थे मेन पिटिशनर थे। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई जो प्रिवेसी है वो आपका फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे 3 प्रिवेसी की बात होती, 3 फेसेट ऑफ प्रिवेसी है। पहली आपकी बॉडीली इंटेग्रिटी, इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी, प्रिवेसी ऑफ चॉइस एंड ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे जो है मैरिज, प्रोक्रिएशन, फूड, ड्रेसेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इन सबको जो है ये डिसीजन कवर करता है। प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट पे ये बात हुई है, ठीक है। कब कब प्रिवेसी जो है कोई भी स्टेट कैसे बताएगा कि जो है प्रिवेसी इन्फ्रिंज हुई है? सबसे पहले लीगैलिटी, इज इट बैक्ड बाय अ वैलिड एग्जिस्टिंग लॉ। सेकंड, नेसेसिटी, सर्विंग अ लेजिटिमेट स्टेट सच एज नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, क्या हमारी इन नेसेसिटी में आ रहा है। एंड देन इट इज प्रोपोर्शनैलिटी, द डिग्री ऑफ इन्वेजन मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द ऑब्जेक्टिव एंड हैव अ रैशनल नेक्सस बिटवीन द मीन्स एंड एंड। फिर आता है आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 एंड रूल्स 2025। तो इसको भी जो आपके डेटा प्रिंसिपल्स हैं, डेटा फिड्यूशरीज हैं, जो भी डेटा रिलेटेड लॉज आए हैं वो जो है प्रिवेसी के साथ जो है कहीं ना कहीं मेल खाता है। ये पहला ऐसा लॉ आया है जो डिजिटल प्रिवेसी को स्टेटस देता है। डेटा प्रिंसिपल क्या कहता है कि एनी इंडिविजुअल हुज पर्सनल डेटा इज प्रोसेस्ड, ठीक है, इनके पास राइट्स है टू हैव एन एक्सेस टू इट, उस डिजिटल डेटा को हम एक्सेस कर सके, उसमें करेक्शन कर सके और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो हमें ग्रीवियंस रेड्रेसल का मौका मिला जाए। डेटा फिड्यूशरी, जो भी एंटिटी है आपका डेटा यूज कर रही है किसी भी पर्पस से, उसे आपका फ्री कंसेंट स्पेसिफिकली बताना होगा कि क्या और क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अनकंडीशनल होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस कंसेंट होना चाहिए। फिर ये 72 आवर रूल लेकर आए हैं कि भाई मैंडेटरी ब्रीच नोटिफिकेशन, डेटा जब भी ब्रीच होगा तो विद इन 72 आवर्स आपको उसके बारे में पता करना होगा। डीपीडीपी के सर्टेन 2025 के कुछ की प्रोविजंस हैं। कंसेंट मैनेजर सिंगल डैशबोर्ड टू ग्रांट और विड्रॉ कंसेंट अक्रॉस ऑल द एप्स। सिग्निफिकेंस डेटा फिड्यूशरीज मस्ट बी अपॉइंटेड
विद इंडिया बेस्ड डीपीओ होना चाहिए, 72 आवर ब्रीच नोटिफिकेशन, 1 ईयर लॉग रिटेंशन एंड ऑटोमेटेड इरेजर आफ्टर इनएक्टिविटी, स्टैंड अलोन प्लेन लैंग्वेज नोटिसेस, ठीक है, इन इंग्लिश एंड एनी ऑफ द 22 स्केड्यूल लैंग्वेज, यानी कि ये चीज नहीं है कि आप किसी भी लैंग्वेज में। व्हाट्सएप का मेटा कैश था 2024-26 का, ठीक है, जो सीसीआई ने फाउंड किया था, टिकट और लिव इट पॉलिसी, ठीक है, सीसीआई ने ये भी 5 साल का बैन भी इम्पोज किया था ऑन द फॉर द यूजर विथ मेटा कंपनीज फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एनक्लेड ने 2025 में पेनल्टी को अपहेल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में कहा इफ यू कैन नॉट फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिव इंडिया। जेपीएससी ने 2017 में राइट टू प्राइवेसी, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उस पर क्वेश्चन किया था, ठीक है, और 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। दिस वाज एग्जैक्टली द स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट, judge's words in the judgment. Explain with reference to the law relating to DNS testing of a child in the womb to establish paternity. Section 377 and transgender issues, ठीक है, 377 IPC का अननेचुरल सेक्शुअल रिलेशनशिप पे बात करता था। थॉमस मैक्यूले ने उसे 1860 में हमारे आईपीसी में लाया गया था, ठीक है। What it used to say that all the sexual acts which is against the natural order of nature, which includes the same-sex relationships between the adults, are criminalized. सुप्रीम कोर्ट नवजीत सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के जजमेंट में इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिक्रिमिनलाइज करती है और सेम सेक्स रिलेशंस कंसेंशुअल एडल्ट के बीच में उसे अलाउ करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 सबके अगेंस्ट है। और इंदु मल्होत्रा जस्टिस इसमें लिखती है दैट हिस्ट्री ओज एन एपोलॉजी टू द मेंबर्स ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी फॉर द डिले इन इंश्योरिंग देयर राइट्स। अब इसमें अगर हम जजमेंट्स की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले 1994 में एड्स भेदभाव विद्रोही आंदोलन के थ्रू ये पिटिशन फाइल हुई थी टू डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, जो कि रिजेक्ट हुई। फिर नाज फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सिमिलरली चीज लेके आई। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन द एडल्ट्स इन प्राइवेट को डिक्रिमिनलाइज किया और एलजीबीटी कम्युनिटीज की राइट्स और प्राइवेसी को अपहेल्ड किया। फिर सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन 2013 का जजमेंट आता है, जो उस ऊपर वाले को अपील में जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स करती है और कहती है कि भाई ये लेजिस्लेटिव पॉलिसी का मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन का मैटर नहीं है। फिर से नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जजमेंट आता है, जहां पे 9 जजेस बेंचेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंचेस ने ट्रांसजेंडर पर्सन को थर्ड जेंडर के थ्रू रिकॉग्नाइज करती है और कहती है कि इनको भी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर का राइट है। फिर आता है आपका 2018 में नवजीत सिंह जोहर, जो कि अगेन 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है। इसमें यूनानिमसली 377 को स्ट्रक डाउन किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जितने भी एडल्ट्स हैं कंसेंशुअल एक्ट के थ्रू अगर इनका कोई भी एक्ट हो रहा है तो उस पे 377 अप्लाई नहीं होगा। It is grounded under dignity, autonomy and under non-discrimination. फिर अरुण कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल मद्रास हाईकोर्ट 2019 का जजमेंट आता है that a marriage of a man with a transgender woman under the Hindu Marriage Act is valid. Bride in the act interpreted inclusively to include transgender women identifying as a फीमेल। स्वप्निका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा को अपहेल्ड किया एंड डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू इशू जेंडर न्यूट्रल आइडेंटिटी कार्ड्स टू ट्रांसजेंडर पर्सन। 2007 में योग्यकर्ता प्रिंसिपल आया था, ठीक है, जहां पे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क था बेसिकली। इस पे एम्फसाइज हुआ था कि जो जितने भी ट्रांसजेंडर हैं या जो भी जेंडर्स हैं इनके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होना चाहिए कि उन्हें क्या जेंडर चाहिए वो ये खुद चूज कर सके। The principle of non-discrimination should be there and there has to be access to justice.
इस प्रिंसिपल को इंडिया ने नालसा के रूलिंग में अप्लाई किया। नवतेज सिंह जौहर के जजमेंट को में इस चीज को डाला गया था, फिर भी ये जो चैलेंज हुआ है। एंड देन ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आता है जो सेम स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन लेकर आता है, बट अगेन क्रिटिसिज्म फेस होता है। तो देन देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच आर फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन इंडिया। सबसे पहला घोस्ट सिटीजन माना जाता है इनको पासपोर्ट, वोटर आईडी, लीगल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑब्वियसली फैमिली रिजेक्शन हम फेस करते हैं। फोर्स इनटू बैगिंग फॉर और सेक्स वर्क ड्यू टू एक्सक्लूजन फ्रॉम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, forced disclosure of gender identity and infringing their right to privacy, exclusion from political representation and institutional decision making। इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है ना यूपीएससी ना जीपीएससी ने, सो दिस कैन बी अ मॉडल क्वेश्चन। एंड आवर लास्ट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। हर साल न्यूज में रहता है, कोई ना कोई रिवर पे कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है। तो 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को कहा टू कॉन्स्टिट्यूट अ पेनियर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल विद इन 1 month इन ऑर्डर टू सॉल्व द पेनियर वाटर डिस्प्यूट। अगेन उसी तरीके से 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की जो रिव्यू पिटीशन थी ऑन कावेरू मेडाकुट्टू प्रोजेक्ट उसको डिसमिस किया है और कर्नाटका को ऑब्लाइज किया है कि 177.25 टीएमसी एनुअली कावेरी वाटर का रिलीज करे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंट्री 17 स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास प्राइमरीली लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है ओवर द वाटर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर, बट सब्जेक्ट टू द यूनियन लिस्ट। एंट्री 56 यूनियन लिस्ट की ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है it will regulate and develop interstate water rivers and rivers valley when declared expedient। आर्टिकल 262 क्लॉज 1 कहता है पार्लियामेंट may by law adjudicate dispute relating to interstate rivers and river valleys। अब दिक्कत यह है ना कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट पे स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट कहीं में भी नहीं है, इसलिए आर्टिकल 262 यूज होता है। और 262 क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को इन सच डिस्प्यूट्स में बोलने का कोई राइट नहीं रहेगा। फिर भी 136 यानी कि स्पेशल लिव पिटीशन का यूज करके सुप्रीम कोर्ट इन सारे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूनल्स, कावेरी पे 2007 में ट्रिब्यूनल बनता है और इसी ट्रिब्यूनल के थ्रू 2018 में सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन होता है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी के बीच में है। पेनेयर साउथ पेनर में सुप्रीम कोर्ट अगेन इसमें जो है ट्रिब्यूनल को बनाती है, मतलब बनाने का कहती है सरकार को, ठीक है। महानदी पे भी डिस्प्यूट है और इस पे 2018 में ट्रिब्यूनल बन चुका है। 50 जितनी हियरिंग्स हो चुकी है, ठीक है। मंडोवी रिवर है गोवा में, उस पे भी ट्रिब्यूनल बना है, कुछ क्लियरेंसेस में पेंडिंग है। रावी बियास जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच में है, पंजाब इसमें कोई भी सरप्लस वाटर क्लेम नहीं करता है, फाइनल रिपोर्ट अभी भी अवेटेड है। एंड देन कृष्णा रिवर पे भी डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है। तो देखो पानी को लेकर ना इश्यूज तो है। सबसे पहला ऑलरेडी हमारे पास स्कार्स रिसोर्स है, ठीक है, इतना पानी है नहीं, 4% पानी है और 18% की पॉपुलेशन है उस पर डिपेंडेंट। पर कैपिटा अवेलेबल बहुत कम है, ठीक है। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल कॉलोनियल एरा से जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि मद्रास और मैसूर का जो पैक्ट हुआ था वो और कावेरी डिस्प्यूट वाटर चल रहा है। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस जब होता है तो ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें डिले होता है। फिर अलग अलग जो बोर्ड्स बने, जैसे रिवर बोर्ड एक्ट 1956 का जो बना हुआ है, बनाने को कहा था, आज तक ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं बना है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड है कि भाई अमेंडमेंट जो है कि एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल होनी चाहिए विद मल्टीपल बेंचेस, जिसका काम ही वाटर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटीज होना चाहिए जो मीडिएशन की टेक्निक्स यूज करके फटाफट जो है रिजोल्यूशन लेकर आए और कोई डिसीजन पे पहुंचे। नेशनल डेटा बैंक होना चाहिए फॉर रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल डेटा कि भाई एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है पानी की, ठीक है। रिवर बेसिन मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट बेसिन, ये सारी चीजें लानी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अपहेल्ड होना चाहिए,
ठीक है। यूपीएससी ने 2013 में मेंस में क्वेश्चन पूछा है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैव फेल्ड टू एड्रेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इज द फेलियर ड्यू टू स्ट्रक्चरल और प्रोसेस इनएडिक्वेसी और बोथ। यूपीएससी ने क्लियरली बोल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाई है। अब आप कारण बताओ कि क्या स्ट्रक्चरल है या प्रोसेस की वजह से इशू है। So these were the 10 topics for today. If you want any other topic to have this one topic page, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और भी कोई डाउट है, कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें थ्रू डिफरेंट वीडियो, तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। Till then, all the best and best of luck.